हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस सेशन में सीखेंगे कितने टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस विभिन्न प्रकार के हैं। पहला इंडिविजुअल, सेकंड फैमिली फ्लोटर, थर्ड सीनियर सिटीजन, देन क्रिटिकल केयर, देन डायबिटीज़ केयर। सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लान अवेलेबल इन टू द मार्केट। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अपने लिए या अपने किसी एक फैमिली मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालता है, उसे हम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली फ्लोटर की। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है मैं कवर हूँ, मीन्स यू, योरसेल्फ एंड योर किड्स एंड योर वाइफ डिपेंडेंट। अगर मैं अपने आप को कवर करता हूँ अपने वाइफ और डिपेंडेंट के साथ, उसे बोला जाता है फैमिली इंश्योरेंस। ठीक है, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस का जो मुख्य उद्देश्य ये है ताकि मैं अपने आप को कवर कर सकूं, अपनी वाइफ को कर सकूं। क्योंकि क्या है, हमारी जो एक जिम्मेदारी है हेल्थ इंश्योरेंस में, ये नहीं कि सिर्फ अपने को कवर करना, अपने साथ साथ अपने जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली मेम्बर्स लाइक माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स, दे शुड बी कवर्ड अलॉन्ग विद मी। तो फैमिली फ्लोटर का मेन टारगेट है ये। अब मैं बात करना चाहूँगा फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य बेनिफिट ये हैं कि इसमें एक ही प्रपोजल फॉर्म में एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ कवर हो सकता है और एक सिंगल सम इंश्योर्ड। क्योंकि क्या है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस है बॉस। इट इज़ नॉट 100% रिक्वायर्ड कि एक फैमिली मेम्बर में एक बंदा ही हॉस्पिटलाइज होगा, ये सारे हॉस्पिटलाइज होंगे। ये एक ऐसा सर्वे हुआ है जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसके अनुसार अगर फैमिली का एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो या दो हॉस्पिटलाइज हो या तीन हो, इसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस उस केस में बेनिफिशियल है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि एक सिंगल सम इंश्योर्ड के अंदर, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर हमारी पूरी फैमिली कवर हो सके। तो मुझे लगता है फैमिली इंश्योरेंस उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लीजिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं फैमिली फ्लोटर के अंतर्गत, तो इस 5 लाख में आपकी पूरी फैमिली कवर होगी, जिसके लिए फैमिली का एक मेंबर या सारे मेंबर मिला के उस मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट को एग्जॉस्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन प्लान की। हमारे परिवार में सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर इन लॉज, हम इनको सीनियर सिटीजन पॉलिसी में कवर कर सकते हैं जो कि 60+ हैं और इस पॉलिसी से वो लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, अब आप ये सोचिए जिन फैमिली मेम्बर्स की एज ऑलरेडी ज़्यादा हुई है, उनको क्या आपको नहीं लगता कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि उनकी उस एज पर हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट सबसे ज़्यादा काम आने वाला व्यक्ति है। इसलिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि 60 से स्टार्ट करके 70, 80, 90 ईयर्स तक के सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर मैं अपने 15 वर्ष का अनुभव अगर आपसे शेयर करूं, तो मैंने ये पाया है जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए लोग बहुत ही कम ऑप्ट करते हैं। रीज़न बीइंग थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मेरे, आपके और या हमारे क्लाइंट्स के लिए है। इसलिए फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन का जो प्रोडक्ट है उस पर हमें बराबर फोकस करना है जितना इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर पर करना है। अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन, ये पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप एड ऑन राइडर्स के रूप में लेना चाहेंगे तो कुछ पॉलिसीज़ क्रिटिकल केयर के रूप में भी आती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी आती हैं अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ को कवर कराना चाहे तो सब्जेक्ट टू मेडिकल चेकअप्स होता है, वी अंडरस्टैंड, बट आई थिंक दे आर द बेस्ट पॉलिसीज़। क्योंकि डायबिटीज़ को कवर करने के लिए मार्केट में बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो कि एक अच्छा सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है बॉस, अगर आप सर्वे करेंगे आउट ऑफ 100 पीपल, मोर देन 40% ऑफ the crowd, 50% of the crowd, they are suffering with diabetes. So my dear friends, it is one of the most equally important product. Friends, हम ये ध्यान रखें, जब भी हम किसी को हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं, हम किसी को हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट्स या अपने कस्टमर्स को बताना। पहली बात, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस न्यू पॉलिसी होती है उसमें जो रिस्क कवरेज होती है वो आफ्टर 31 डे से चालू होती है। विद इन फर्स्ट 30 डेज ओनली हॉस्पिटलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ एक्सीडेंट इज ओनली कवर्ड, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 31st डे एनी हॉस्पिटलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ एनी इलनेस और बाय एन एक्सीडेंट बोथ आर कवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने क्लाइंट्स को बतानी होगी कि कौन सी ऐसी इलनेस है या क्या कंडीशन है फर्स्ट 30 डेज की और फर्स्ट 30 डेज के बाद की। अगर हम बात करते हैं उसके बाद फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कुछ डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक्सक्लूड होते हैं, जो फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द पॉलिसी कवर्ड नहीं होते।
इसलिए हमको ये क्लियरली अपने क्लाइंट्स को बताना है कि डे केयर ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ये नंबर ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट की पूरी लिस्ट होती है जो कि पॉलिसी वर्डिंग के साथ होती है, प्रपोजल फॉर्म के साथ होती है, जो कि हमको ज़रूर से ज़रूर अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है सो दैट वो अवेयर हो सके। और इसमें दो बेनिफिट्स और भी होते हैं। एक होता है प्री एग्जिस्टिंग। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बारे में। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्री एग्जिस्टिंग को डे 1 से कवर नहीं करती, वो आफ्टर 36 मंथ्स ऑफ द पॉलिसी ही कवर करते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो ये रीज़न है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहती आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके उसके बेनिफिट्स आउट ऑफ द बेनिफिट्स कमा सके, आउट ऑफ द वे जाके बेनिफिट्स कमा सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आखिर वो हमको रिइंबर्स कर सके या जो हमारे क्लेम्स पे कर सके, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फॉर फर्स्ट 36 मंथ्स इज नॉट एट ऑल कवर्ड। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हूँ, ऑलरेडी बीमारी है, और मैं जाके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेता हूँ ये सोच के कि मेरे को 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसमें क्लेम मिल जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इस बात का हमको बहुत सीरियसली ध्यान रखना है कि फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं वो कवर नहीं होंगी। और अगर किसी बीमारी से हम सफ़र कर रहे हैं या हमने कभी कोई सर्जरी कराई है, हमने कोई ऑपरेशन कराया है, दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है उसको जो भी संबंधित कागजात हैं उस प्रपोजल फॉर्म में संलग्न करें, अटैच करें और उस कंपनी को जरूर सबमिट करें, ताकि हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सके, सो दैट एट द टाइम ऑफ क्लेम प्रॉब्लम नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, हमको हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के साथ साथ सर्विस का भी विशेष ध्यान रखना है। हमारी जो सर्विस है वो अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्लाइंट को रिटेन करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी, सारी चीज़ क्लियरली बतानी पड़ेगी कि क्या कवर है क्या नहीं कवर है। अब हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। जो कंपनीज है, हर कंपनी की सेवरल कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो है 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से किसी बीमारी से सफ़र है और हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, वो सिर्फ डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहा है और उस कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है आपने मुझसे 1 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज। बॉस, इन दैट सेंस जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन से पहले 30 डेज का एक्सपेंसेस है, नाउ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसके बाद आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज उसके बाद भी जो 60 डेज के एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी रिम्बर्स करती है। इसलिए फ्रेंड्स इस बात का बहुत ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस बीमारी से एडमिट होने वाले हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है कि हम लोग किसी बीमारी को हमको लाइटली ले जाएं, हमको लगे हम तो हॉस्पिटलाइज होंगे ही नहीं और हम बिल्कुल संभाल के ना रखें। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी इस सिचुएशन में अपने सारे बिल्स और सब चीज़ को संभाल के रखें। लेकिन दोस्तों याद रखना, क्लेम तभी पे होगा अगर आप जिस बीमारी से आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, अगर आप उसी डिजीज के अकॉर्डिंग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, इन दैट केस ओनली दैट क्लेम इज पेबल। यस फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लेम्स की। आखिर क्लेम कैसे पे होता है, क्लेम के लिए क्या क्या जरूरी संबंधित कागजात हैं, क्लेम के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए, हम लोग जब प्रपोजल फॉर्म भरा रहे होते हैं, क्लाइंट से अपने मटेरियल इंफॉर्मेशन सारी डिक्लेयर करनी होती है। हमारे सब्जेक्ट टू एनी हॉस्पिटलाइजेशन, सब्जेक्ट टू एनी ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट टू एनी ट्रीटमेंट डन इन द पास्ट, सब्जेक्ट टू एनी हॉस्पिटलाइजेशन डन इन द पास्ट। इसके बाद जब सारी इंफॉर्मेशन एक कंपनी के पास पहुंच जाती है और उसके बाद भी अगर हम किसी भी बीमारी से हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हमको जितने भी कागजात हैं हॉस्पिटलाइज होने के पहले, हॉस्पिटल में रहने के दौरान और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी सारे कागजात बहुत ही संभाल के रखने होते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये वाली बात रिपीट करना चाहता हूँ, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइज होने के 30 डेज पहले और 60 डेज आफ्टर। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर फाइलिंग करना ना भूलें, क्लाइंट को ये बात इन्फॉर्म करना ना भूलें कि सर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब हमको ये पता होना चाहिए आखिर ऐसी कौन सी एज है, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है पॉलिसी में एंटर करने के लिए और मैक्सिमम एज क्या है पॉलिसी से एग्जिट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, IRDA के आने के बाद कुछ रूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे कि एक रूल स्टैंडर्ड है, अगर कोई बच्चा 91 डेज़ का है तो वो पॉलिसी में एंटर कर सकता है आफ्टर 90 डेज़। अब बात करते हैं एग्जिट की। पॉलिसी में कोई भी एग्जिट डेट नहीं होती जिस दिन तक भी हम और आप जीवित हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा,
जब भी आप किसी क्लाइंट का हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं ऐप के थ्रू या प्रपोजल फॉर्म के थ्रू, हमें जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड या फिर किसी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड या किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो प्रपोजल फॉर्म में क्लियरली उसको फिल करना है दोस्तों। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है उसका, क्योंकि मुख्य कारण क्या है, हमें क्लाइंट को सर्विस देना है। और जब सर्विस का टाइम तब आता है जब क्लेम आ जाता है। बॉस, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्लेम पे ही डिपेंड है। अगर हमने किसी का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया और क्लेम नहीं मिला तो वो क्लाइंट हमको रिटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें, हमें उसके साथ बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से हमको बिहेव करना है और अपने क्लाइंट को भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन करवाना है कि सर यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द कंपनी। रीज़न बीइंग, आज की जो टेक्नोलॉजीज है, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अगर हमको लगता है हम कोई डिजीज़ छुपा ले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है सर। आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो पता कर लेंगी आपको वो डिजीज़ कब हुई, आपकी सर्जरी कब हुई, आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से आई। इसीलिए दोस्तों हमारी आपकी ड्यूटी है ट्रेन करना अपने क्लाइंट्स को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से। मोबाइल ऐप या प्रपोजल फॉर्म, कभी भी प्रपोजल फॉर्म भर रहे हो या मोबाइल ऐप से कर रहे हो, ऑनेस्टी से क्लाइंट को बताना। एट द एंड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू टू हियरिंग मी एंड आई होप जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो सभी के काम आएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।